India's Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 44th International Chess Olympiad at a grand ceremony in India's southern Chennai city. 7 medals in Tokyo, and it's India's best ever performance at the Olympics. Why has it taken a country of 1.35 billion so long to realize our sporting potential? खेलों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है? सरकार, परिवार, समाज या सभी? पीटी उषा के विचार में इसके जिम्मेदार सभी हैं, क्योंकि खेल किसी की प्राथमिकता है नहीं। भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़ की हो गई है और नेशनल फर्टिलिटी हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उस 138 करोड़ की पॉपुलेशन में से 52% 20 साल की उम्र से कम की है। इतनी यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय खेलों यानी ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपना परफॉर्मेंस उतना ऊंचा नहीं रख पाता है। तो आज जानेंगे 4 बड़े कारण जिनकी वजह से भारत का परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीका पड़ जाता है। तो पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्पोर्ट्स का ढांचा। किसी भी स्पोर्ट्स यानी खेल को आगे बढ़ाने में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उस स्पोर्ट्स का ढांचा कैसा है, वो बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। इस समय भारत के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करीब 100 फैसिलिटीज़ हैं और ये फैसिलिटीज़ ख़राब मेंटेनेंस और सही तरीके से उपयोग ना होने के कारण बर्बाद हो रही हैं। और उन सभी फैसिलिटीज़ में भारत की सरकार आए दिन नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के इवेंट्स होस्ट करती रहती है। लेकिन उन्हीं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में हमारे इंडियन एथलीट्स के ट्रेनिंग का काम बहुत कम होता है। भारत की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स बनाई तो है और उसके अंडर साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये काम दिया है कि वो स्टेडियम और भारत के स्पोर्ट्स के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखे। लेकिन स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है और उस राज्य की सरकारें डिसाइड करती हैं कि उस राज्य में क्या स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या नहीं। इस तरीके से सोचें तो लगता है कि भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव और एक यूनिफॉर्म की एक जैसी सोच की कमी है। उड़ीसा के राज्य ने इंडियन हॉकी टीम को 2018 में सपोर्ट किया और उनको 150 करोड़ रुपए में स्पॉन्सर किया। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसकी सफलता आपको 2021 के ओलंपिक्स में मिली, जहां पर इंडियन हॉकी के मेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडियन हॉकी टीम की विमेन हॉकी टीम ने 4थे पोजीशन पर आई और यही टीम कुछ साल पहले क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। और ये तब होता है जब देश और राज्य की सरकारें किसी स्पोर्ट्स को लेकर एक मत हों और अपना पूरा जोर लगाएं उस स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ओलंपिक्स में एक ब्रॉन्ज मेडल। सो द सेकंड पॉइंट इज स्पोर्ट्स कल्चर। ऐसा कभी हुआ है कि सुबह उठकर खेल कर आने के बाद तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कहा हो कि वाह बेटा आज तो तूने कमाल कर दिया? नहीं ना। ये हाल भारत के हर घर का है। हम अपने भारत देश के लिए पीटी उषा, कपिल देव और आजकल नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स तो चाहते हैं, लेकिन अपने नहीं, पड़ोसी के घर में। इट इज़ द स्पोर्टिंग कल्चर ऑफ आवर नेशन दैट इज़ द प्रॉब्लम। फुटबॉल यानी सॉकर के 22 वर्ल्ड कप हुए हैं और उनमें से 10 वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका के देश जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूराग्वे ने जीते हैं। और उन देशों में ज़्यादातर खिलाड़ी स्लम्स यानी झुग्गी झोंपड़ी से आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्टिंग कल्चर होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, हम अपने बच्चों के स्पोर्टिंग इवेंट्स में नहीं जाते हैं। हम उन्हें स्पोर्ट्स को खेलने के लिए इनकरेज ही नहीं करते हैं। उसकी जगह हम उनसे ये कहते हैं कि अरे गधेड़ू, पढ़ ले तो कुछ बन जाएगा, अपने परिवार, अपने बच्चे को खिला पाएगा। जबकि वो ये नहीं जानते कि अगर वो अपने स्पोर्ट्स में कामयाब हो गए तो पूरे ख़ानदान को खिला देंगे। हम ऐसी सोच क्यों नहीं रखते हैं? इसके लिए हमें यूथ को स्पोर्ट्स में इनकरेज करना होगा और लोकल और कम्युनिटी लेवल पे करना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है स्कूल। स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स में इनकरेज करने के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को इम्पोर्टेंस देनी होगी,
क्योंकि जब भी पेरेंट्स बच्चों के स्कूल आते हैं तो वो उनकी स्टडीज़ यानी मार्क्स को लेके कंसर्न होते हैं। वो बच्चा स्पोर्ट्स में कैसे कर रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। भारत की सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स पर पिछले सालों में बढ़ा है और 2008 के मात्र 408 करोड़ के बजट से बढ़कर आज का बजट 3086 करोड़ का हो गया है। इससे प्रॉमिसिंग एथलीट्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी सेंटर्स के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स में फोकस कर पाएंगे जिन डिसिप्लिन्स में टोक्यो ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा मेडल मिले, और वो डिसिप्लिन्स हैं स्विमिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज़ादी के बाद पिछले 75 सालों में भारत ने कई क्षेत्रों में काफ़ी प्रोग्रेस करी है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। पैसे की कमी के कारण ज़्यादातर माँ बाप बच्चों का एडमिशन एक ऐसे स्कूल में नहीं करा पाते जहाँ पर स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है, या फिर ऐसे एवेन्यूज़, ऐसे क्षेत्र ढूंढ पाते हैं जहाँ पर उनके बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर बनाने की उम्मीद दिखे। ज़्यादातर बच्चे टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन उनका टैलेंट निखर नहीं पाता है, और जैसे जैसे समय बीतता है और वो बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप उस बच्चे को पढ़ाकर एक नौकरी पाने के लिए इनकरेज करते हैं, क्योंकि थोड़े पैसे कमाकर वो बच्चा उनकी गरीबी दूर कर सकता है। और दुख की बात तो ये है कि स्पोर्ट्स में उनको पैसे कमाने की ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। सीता साहू, ये नाम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, और क्यों होगा, लेकिन मैं बता दूं कि सीता साहू 2011 के एथेंस के स्पेशल ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और सीता साहू आर्थिक तंगी के कारण मजबूर हो गई अपने परिवार के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए। एस शांति, जो कि दोहा में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट बनी, उनको आर्थिक तंगी के कारण एक ईंट के भट्टे, हाँ जी, जहाँ ईंट बनती है वहाँ पर मजदूर का काम करना पड़ा। और ऐसे कई भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स में ऊंचाइयां तो छुई, लेकिन बाकी की ज़िंदगी उन्होंने गरीबी में गुजारी। अब ऐसे स्पोर्ट्स में कौन करियर बनाना चाहेगा कि जिस खिलाड़ी को बाकी की ज़िंदगी गरीबी में गुजारनी पड़े। और चौथा पॉइंट है स्पोर्ट्स यानी खेल में भारत सरकार का सपोर्ट। अब इंडियन स्पोर्ट्स के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, यानी भारत सरकार को कुछ अहम लक्ष्य तय करने होंगे। पिछले कुछ सालों में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कई स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन में मेडल्स तो लेके आए हैं, लेकिन अभी भी मेडल की झड़ी जैसे कि स्विमिंग, टेबल टेनिस या फिर एथलेटिक्स में वर्चस्व यानी मोनोपोली और ओलंपिक स्तर की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। अगर हम 2022 की ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स की सूची को देखें तो जॉर्जिया, चेक रिपब्लिक एंड कीनिया जैसे छोटे देश भारत से आगे हैं। अगर आप कीनिया का एग्जाम्पल देखें तो कीनिया में ओवरऑल 19 पोजीशन के साथ 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उनके सारे मेडल्स एथलेटिक्स से आए हैं। और अगर आप सबसे ज़्यादा मेडल्स वालों की लिस्ट देखें तो अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग में अब तक सबसे ज़्यादा 28 मेडल जीते हैं। मतलब साफ है, एथलेटिक्स और स्विमिंग जैसे गेम्स में अगर भारत अपना ध्यान दे तो वो अपना गोल्ड मेडल काउंट बढ़ा सकता है। 2017 में भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मजबूत राष्ट्रीय ढांचा, एक मजबूत स्पोर्टिंग कल्चर की शुरुआत कर दी है, और इसके तहत जो एथलीट्स आगे चलकर आएंगे वो आने वाले 8 से 10 सालों में अपना रिजल्ट्स देंगे, और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और तहसील लेवल तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के ढांचे को मजबूत करना चाहती है। इस कार्यक्रम की सफलता के साथ भारत स्पोर्ट्स को एजुकेशन की तरह ही पूरे भारत में पॉपुलर कर पाएगा।
तो आप भी एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स और एज यूथ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कदम बढ़ाइए और भारत सरकार के साथ जुड़िए और खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और क्या पता आपका बच्चा कल ओलंपिक पोडियम पे खड़ा हो और आपका और हमारे देश का नाम रोशन कर रहा हो। और इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के विचार अच्छे लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एट द बॉटम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों, अपने कलीग्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।